मैं वो पत्थर हूं जिस पर कोई भी अपने न कटने वाले समय को पटक पटक कर मार डालता है। कुछ लोग मेरा यह पत्थरी उपयोग नियमित रूप से करते हैं और मैं होने देता हूं। मैं जानता हूं वो घर में पूरी ईमानदारी के साथ समय काटने की कोशिश करते हैं, पर समय फिर भी बच जाता है तो उसे झोले में डालकर मुझ जैसे के पास चले आते हैं और उसे जोर जोर से मेरे ऊपर पछाड़ने लगते हैं। समय जब तार तार होकर मर जाता है तो वो प्रसन्न और हल्के होकर चले जाते हैं और मैं अपने चुटीले सर को देर तक सहलाता रहता हूं और सोचता हूं, सरप्लस समय के कपड़े को पछाड़ने के लिए मैं धोबी के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं हूं। पर समय रोज पैदा हो जाता है और उसे रोज मारना पड़ता है। समय को ना मारो तो वो अपने को मार डालता है। ऐसी क्या कोई तरकीब नहीं कि सारे समय को एक ही बार में ऐसा मार डाला जाए कि वो फिर पैदा ना हो। एक सत्याग्रही ने मुझे बताया है, वो कहने लगे कि जेल में मैं जासूसी किताब पढ़ रहा था। विनोबा ने देखा तो पूछा, क्या अध्ययन कर रहे हो? मैंने कहा, जासूसी किताब पढ़ रहा हूं। बाबा ने पूछा, इसे क्यों पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, समय काटने के लिए। विनोबा ने कहा, समय तुम्हारी समस्या है। ऐसा करो ना, इस खंबे पर सिर दे मारो, सारा समय एक बार की कट जाएगा। सलाह नेक है, मगर ऐसी थोक काट बिरले ही करते हैं। अक्सर लोग फुटकर समय काटते हैं। ऐसे एक ताजा समय काटनहार मेरे पास जब तब आ जाते हैं। रिटायर्ड आदमी है, जिसे एक्सटेंशन ना मिले उसे रिटायर्ड कहते हैं। एक्सटेंशन की अवधि से ही ये टूटने लगता है। मातहत आपस में कहते हैं, बुढ़ा एक्सटेंशन पे चल रहा है, मिनिस्ट्री बदली के गए। एक्सटेंशन वाला आठों पहर अनुभव करता है कि वो रेत के ढेर पर बैठा है। वो सज्जन कहीं से रिटायर होकर यहीं बेटों के पास आकर रहने लगे हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं। साहित्य प्रेमी के लिए मैं बकरा हूं, जब चाहे हलाल किया जा सकता हूं। वो अच्छी बातें करते रहे, लेकिन अच्छी बातें ऊब देती हैं। मैंने हिट देना शुरू किया। टालने के लिए मेरे पास कई तरकीबें हैं। तमाकू खाकर पीक मुंह में भर लेता हूं, बोलता ही नहीं। तमाकू मेरी रक्षक है। अगर तमाकू खाने की आदत ना होती तो मुंह बंद रखने के लिए बच्चों की फीडिंग बोतल मुंह में रखनी पड़ती। तमाकू से सामने वाला ना उठे तो एकाएक उदास और गुमसुम हो जाता हूं। जैसे संसार का नाश साफ देख रहा हूं, या दार्शनिक मुद्रा में बैठ जाता हूं। असार संसार में 2 घड़ी बोल भी लिए तो क्या होता है। मगर जाइए, उन्होंने कोई हिट स्वीकार ही नहीं किया। तब मैंने पूछा, कहां जाने का इरादा है? यह प्रश्न तुरुप का इक्का है। इसका मतलब है कि आप जा कहीं और रहे हैं, यहां तो यूं ही टपक पड़े। इस अर्थ को भी समझकर आदमी उठ जाता है, मगर आपको यह प्राण घातक जवाब भी मिल सकता है, कहीं नहीं, बस आपके पास तक ही आया था। वो सज्जन ये कहकर कि जरा बाजार जाना है, उठ गए। एक आध मिनट बाद मैं भी पान खाने चौराहे की तरफ चला। मैंने देखा वो चौराहे पर खड़े हुए तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां जाएं। वो कभी दाईं तरफ सड़क पर मुड़ते, फिर लौटकर चौराहे पर आकर दाएं मुड़ जाते, फिर लौट पड़ते। 2-3 मिनट उन्हें यह तय करने में लगे कि किस तरफ किसके पास जाएं, बाकी वक्त कहां गुजार दें। उन्हें किसी का ख्याल आता तो वे एक सड़क पर चल देते। 2-4 कदम आगे चलने पर सोचते, शायद वो घर पर ना हो। वो लौट पड़ते और दूसरे आदमी के घर की तरफ चलने लगते। फिर कुछ सोचकर लौट पड़ते, फिर कुछ सोचकर लौट पड़ते। मुझे बहुत दया आई, सोचा इन्हें लौटा लूं और कहूं कि जब तक बैठना हो बैठें। पर तभी आत्मरक्षा की भावना प्रबल हुई। मुझे काम भी करना था, दया की भी शर्तें होती हैं। एक दिन एक गाय तार में फंस गई थी। उसकी तड़प से मैं द्रवित हो गया। सोचा इसे निकाल लूं, मगर तभी डरा कि कहीं निकलते ही यह खींच में मुझे सींग मार दे तो। मैं दया समेत उसे देखता रहा। वृद्ध सज्जन मुझे ठीक उस गाय की तरह लगे जो त्रासदायी खाली समय के कटीले तारों में फंसे थे। मैं उन्हें निकाल सकता था, पर निकाल नहीं रहा था। दया की भी शर्तें होती हैं। सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, यानी जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य ने बर्फ तोड़ने के कीले से कोंच कोंच कर अपनी बीवी को मार डाला था। दया की शर्तें होती हैं। हर प्राणी दया का पात्र है, बशर्ते वो अपनी बीवी ना हो।
वो जब तक मेरे पास आने लगे। ये अजब बात है कि जिस पर दया आए उससे डर भी लगे। एक शाम वो मुझे बस स्टेशन पर खोमचे के पास खड़े चाट खाते दिख गए। मेरी दया और बढ़ गई। उन्हें घर में अच्छा माकूल खाने को न मिलता होगा। बूढ़ा आदमी चटोरा हो जाता है। मेरे एक रिश्तेदार अंतिम सांसें ले रहे थे। बेटों ने कहा, बाबूजी राम का नाम लो, दान पुण्य करना हो तो कर दो, कुछ इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने न राम का नाम लिया न दान किया। बोले, भैया मुझे आलू बंडा खिला दो। एक दिन वो मेरे पास बैठे थे कि विश्वविद्यालय के 2 छात्र नेता आ गए। वो युवा संतोष पर मुझसे बातें करने लगे। रिटायर्ड सज्जन बीच में से ही बोलने लगे। वे लड़कों को उपदेश देने लगे। लड़कों ने कहा, जरा आप हमें बात कर लेने दीजिए। वो चुप हो गए। लड़के चले गए तो वो बोले, हमारा जिंदगी भर का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम कुछ कहते हैं, तो ये लड़के सुनते क्यों नहीं? मैंने कहा, शायद इसलिए कि अनुभवों के अर्थ बदल गए हैं। वो समझ गए, उदास हो गए। कहने लगे, हमारी तो पूरी जिंदगी दबते हुए गुजर गई। जब हम जवान थे तब यह मान्यता थी कि बड़ों से दबो, हम तब बुजुर्गों से दबे। अब यह हो गया है कि लड़कों से दबो, तो अब हम बुढ़ापे में लड़कों से दब रहे हैं। हमारी जिंदगी तो दबते हुए ही गुजर गई। रिटायर्ड आदमी की बड़ी ट्रेजेडी होती है। व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अकल की जरूरत होती है, उससे ज्यादा अकल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। रिटायर्ड वृद्ध को समय काटना होता है। वो देखता है कि जिंदगी भर मेरे कारण बहुत कुछ होता रहा, पर अब मेरे कारण कुछ नहीं होता। वो जीवित संदर्भों से अपने को जोड़ना चाहता है, पर जोड़ नहीं पाता। वो देखता है कि मैं कोई हलचल पैदा नहीं कर पा रहा हूँ। छोटी सी तरंग भी मेरे कारण जीवन के इस समुद्र में नहीं उठ रही है। हमारे चाचा जब जब इस नाकुछपन से त्रस्त होते, परिवार में लड़ाई करवा देते। खाना खाते खाते चिल्लाते, अरे दाल में क्या डाल दिया, कड़वी लगती है, मुझे क्या मार डालोगे? हम कहते हैं, दाल तो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं, अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? भैया भगवान की कसम। परिवार में आपस में लड़ाई मच जाती है। हम देखते हैं कि हम लड़ रहे हैं, पर चाचा आराम से सो रहे हैं। तूफान खड़ा कर देने में सफलता से उन्हें अपने अस्तित्व और अर्थ का बोध होता है और मन को चैन मिलता है। हाल ही में रिटायर्ड एक सज्जन मिले। मैंने पूछा, वक्त कैसे कटता है? वो बताने लगे, भगवान ने फुर्सत दी है तो 4 घंटे उनकी पूजा करते हैं। मुझे भगवान पर दया आई। सर्वशक्तिमान की भी मेरी जैसी गत 4 घंटे रोज होती है। यूं वो ठीक ही कहते हैं कि भगवत भजन या और कोई अच्छा काम फुर्सत में ही किया जाता है। फुर्सत ही नहीं है तो आदमी अच्छे काम करे कैसे? भगवान से लेकर बेटे नाती पोते तक वक्त काटने के काम आते हैं। मेरे पड़ोस का लड़का बेकार था, उसका वक्त नहीं कटता था। उसके पिता के दोस्त रिटायर हुए, उनकी भी समस्या समय थी। दोनों एक दूसरे का वक्त काटने लगे। उम्र का फर्क मिट गया, वो बराबरी के हो गए। बुढ़ऊ दोपहर को आ जाते और शाम तक बातें करते। बातों के विषय खेती बाड़ी से लेकर बारातों तक के अनुभव होते। एक दिन मैंने सुना वो दोनों खूब जोर से लड़ रहे हैं। बुढ़ऊ कह रहे हैं, हमें मत सिखाओ, हमें जिंदगी भर तंबाकू खाते हो गया। लड़का बोला, अरे तुम्हें जिंदगी हो गई तो हम भी तो 10 साल से तंबाकू खा रहे हैं, हम भी कुछ बनाते हैं। मुद्दा क्या था झगड़े का? कुल यह कि चूने में मक्खन डालना चाहिए या नहीं, और डालना चाहिए तो कितना और किस तरह। उस दिन जब शाम को दोनों अलग हुए तो और दिनों से ज्यादा खुश थे, क्योंकि लड़ लिए थे। मेरे पास एक भले आदमी रहते हैं। उनके ससुर रिटायर हुए तो कुछ महीने के लिए लड़की दामाद के पास रहने आ गए। वो गणित के अध्यापक थे, मेरे रिश्तेदार होते थे। वो मेरे पास आकर बैठ जाते, घंटों परिवार और रिश्तेदार और महंगाई की बात करते। मुझे अखरने लगा। एक दिन जब वह आए तो मैंने उनसे बोलने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बात शुरू कर दी। कहा, देखिए, इजराइल ने अरब गणराज्य पर हमला कर दिया। जियानबाजी राज्य की स्थापना का वादा 1917 में ब्रिटिश विदेश के सचिव लॉर्ड बेलपुर ने कर दिया था। 5-7 मिनट तक जब मैं अरब इजराइल के संबंध और शीत युद्ध की बात करता रहा तो वो ऊब उठे। इस सब से उनका वास्ता नहीं था। वो उठे, बोले, जरा नहा लूं। मैंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति से उन्हें नहलवा दिया। 2-3 दिन यह नुस्खा आजमाने के बाद वे आते या तो नहीं आते। आते भी तो 5-10 मिनट ही बैठते। वो डरते कि ज्यादा बैठा तो ये दुष्ट अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात शुरू कर देगा। मगर अब उनके बेटी दामाद परेशान रहने लगे हैं। मैंने उन्हें सलाह दी कि इन्हें किसी काम में लगा दो। कहो कि बाबूजी, मुन्ना गणित में कमजोर है, इसे पढ़ा दिया करिए। गणित के अध्यापक की यह कमजोरी है, वह दुनिया में किसी को गणित में कमजोर नहीं देख सकता। मैंने देखा वो नाती को गणित पढ़ाने में लगे हैं और खुश हैं।
पर एक दिन लड़का रोकर बोला, ये नाना जी तो हमें गणित पढ़ा मारे डाल रहे हैं, ये लड़के के पीछे पड़ गए। मैं बुजुर्गों से डरने लगा हूं, पर वो नाराज ना हो। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहा हूं। रिटायर्ड आदमी की यह समस्या मानवीय और सामाजिक है। समाज का एक हिस्सा हमेशा गिरे मन का ना कुछपन के बोझ से भरा सिर्फ समय का बोझ ढोता रहे, ये अच्छा नहीं है। समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वो अपने रिटायर्ड लोगों का क्या करता है। अगर कुछ नहीं करता तो रिटायर्ड वृद्ध काम करते युवा के काम में दखल देगा और समाज की कर्म शक्ति घटेगी। युवा इंजीनियर काम कर रहा है, तभी रिटायर्ड इंजीनियर आ जाएंगे और कहेंगे, क्या हो रहा है? हमारे जमाने में ऐसी मशीनें नहीं होती थी। वो अपने जमाने की मशीनों को मार डालेंगे। पुरानी मशीन से नई मशीन की रक्षा करनी पड़ेगी। पुरानी मशीन को किसी काम में लगाना पड़ेगा। काम ना मिले तो कम से कम यह तो हो ही सकता है कि पुरानी मशीनें एक दूसरे की जंग साफ करते करते वक्त गुजार दें।